समय पहले की बात है। वीरनगर राज्य में विक्रम नाम का राजा शासन किया करता था। राजा विक्रम की पुत्री राजकुमारी सुलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक राज्यों में फैले हुए थे। एक दिन राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा से बोला, राजकुमारी सुलेखा, अब आप विवाह के योग्य हो गई हैं। समय आ गया है कि आप अपना जीवन साथी चुनें। यदि आपके मन में पहले से ही कोई राजकुमार बसा हो तो आप बेझिझक होकर मुझको बता सकती हैं। पिताजी, मैं अभी विवाह नहीं करना चाहती। राजकुमारी सुलेखा, जब भी हम आपसे विवाह के बारे में चर्चा करते हैं, आप हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमें टाल देती है। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं चलेगा, बहुत हुआ। आज हम जान कर रहेंगे कि आपके मन में वास्तव में चल क्या रहा है। अपने पिता राजा विक्रम की बात सुनकर राजकुमारी सुलेखा गहरी सोच में डूबते हुए बोली, पिताजी, मैं चाहती हूँ कि जब मैं विवाह करूँ तो मेरा होने वाला पति ऐसा वीर हो जिसकी बुद्धि और शौर्य के सामने बड़े से बड़ा योद्धा भी ना टिक सके। तो फिर आप चिंता क्यों करती हैं राजकुमारी? हम भी चाहते हैं कि आपका विवाह किसी ऐसे वीर योद्धा से हो जो आपके आदर्शों पर खरा उतरे। ठीक है, हम वादा करते हैं कि हम आपके लिए ऐसा ही जीवन साथी चुनेंगे। पिताजी, मैं उसी युवक को सच्चा वीर मानूंगी जो नीलगिरी के घने जंगल में रहने वाले राक्षस से नीला पुष्प लाने का साहस करेगा। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। अगर आपकी ऐसी इच्छा है राजकुमारी सुलेखा, तो हम आपकी ये इच्छा भी अवश्य पूरी करेंगे। इतना बोलकर राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के कक्ष से बाहर निकल गया और बाहर जाकर अपने मंत्री जगन्नाथ से बोला, मंत्री जगन्नाथ, सारे राज्य में ऐलान करवा दो कि कोई भी वीर युवक नीलगिरी जंगल से अगर नीला पुष्प राजकुमारी सुलेखा के लिए लेकर आएगा तो हम राजकुमारी सुलेखा का विवाह उस युवक से कर देंगे और साथ ही अपने राज्य का अगला होने वाला राजा भी उसे घोषित कर देंगे। जाओ। ठीक है महाराज, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं तुरंत पूरे राज्य में संदेश भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। इतना बोलकर मंत्री जगन्नाथ ने सारे राज्य में ऐलान करवा दिया। उसी राज्य में अशोक नाम का एक वीर युवक भी रहता था। अशोक जंगल में लकड़ी काट रहा था कि तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आकर बोला, अशोक, क्या तुमने राजा विक्रम का ऐलान सुना? क्या ऐलान? कैसा ऐलान कन्हैया? अशोक, राजा विक्रम ने कहा है कि जो भी युवक नीलगिरी के जंगलों से राजकुमारी सुलेखा के लिए नीला पुष्प लेकर आएगा तो राजा विक्रम उसका विवाह राजकुमारी सुलेखा से कर देंगे। और बस यही नहीं, उसे राज्य का अगला राजकुमार भी घोषित कर देंगे। अपने मित्र की बात सुनकर अशोक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे, मुझे ये राज्य का महाराज वहराज बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है कन्हैया। मैं तो केवल राजकुमारी सुलेखा से विवाह करना चाहता हूं। मैंने उसे एक बार दूर से देखा था और उसी क्षण मुझे उनसे प्रेम हो गया था। इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि इस राज्य में तो क्या, आसपास के राज्य के किसी भी व्यक्ति या किसी भी राजकुमार में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो नीलगिरी के जंगल से नीला पुष्प लेकर आ सके, क्योंकि सब जानते हैं कि नीलगिरी के जंगल में एक खतरनाक राक्षस का शासन है और कई लोग ने वहां पर अजीबोगरीब दिखने वाले इंसानों को भी देखा है। अच्छा, ठीक है, मैं राजकुमारी सुलेखा की इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। इतना बोलकर अशोक राजमहल चला गया
जहां राजा विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के साथ खड़ा हुआ था। अशोक राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, महाराज, मैं राजकुमारी सुलेखा के लिए नीलगिरी जंगल से नीला पुष्प लेकर आऊंगा। क्या बात है, शाबाश, बहुत बढ़िया युवक। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो हम उसी दिन राजकुमारी सुलेखा का विवाह तुमसे कर देंगे। राजा विक्रम की बात को सुनकर अशोक महल से बाहर निकल गया और अपने मित्र कन्हैया का घोड़ा लेकर उस घोड़े को नीलगिरी के जंगलों की ओर लेकर निकल पड़ा। अशोक का घोड़ा सुबह से लेकर शाम तक लगातार चलता रहा। अशोक का शरीर थककर चूर हो चुका था। उसने कुछ देर के लिए अपना घोड़ा रोक दिया और उसने देखा कि वो एक घने जंगल में था। हाँ, लगता है नीलगिरी के जंगल अब करीब ही हैं। तभी अशोक की नजर एक साधु के ऊपर पड़ी। अशोक ने देखा कि साधु उसे ही घूर रहा था। साधु अशोक की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? देखो, तुम जो भी हो इससे आगे मत जाना, क्योंकि इससे आगे नीलगिरी जंगल की सीमा शुरू होती है, जहां पर मनुष्य जाते तो हैं परंतु वापस नहीं लौटते, लेकिन हाँ, उनके कंकाल यहाँ जरूर मिलते हैं। अशोक साधु को सारी घटना बताते हुए बोला, आप प्रणाम साधु महाराज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं राजकुमारी सुलेखा से प्रेम करता हूं और मैं किसी भी कीमत पर केवल राजकुमारी सुलेखा से ही विवाह करूंगा, और मैं उनसे विवाह करने के लिए मुझे नीलगिरी के जंगल से एक नीला पुष्प राजकुमारी को ले जाकर देना होगा। ये सुनकर साधु बुरी तरह से चौंक पड़ा और अशोक की ओर देखकर बोला, देखो, मेरी बात सुनो, तुम इससे आगे मत जाओ। लेकिन साधु महाराज, देखिए, मैं साधुओं का बहुत आदर करता हूं, परंतु मैं राजा विक्रम को वचन दे चुका हूं और मैं वचन को तोड़ नहीं सकता महाराज। इतना बोलकर अशोक घोड़े पर बैठकर दोबारा घनी जंगल की ओर निकल पड़ा। वो थोड़ी दूर ही पहुंचा होगा, तभी अचानक अशोक का घोड़ा एक जगह पर रुक गया। अशोक ने अपने घोड़े को आगे ले जाने की बहुत कोशिश की, मगर उसका घोड़ा टस से मस नहीं हुआ। अरे, ये घोड़ा तो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ है। अरे, समझ नहीं आ रहा कि अचानक से इसे ऐसा क्या हो गया। तभी अशोक के कानों में एक व्यक्ति की आवाज टकराई। कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम जो भी हो यहां से वापस चले जाओ। यह जगह तुम्हारे लिए खतरनाक है। अगर तुमने यहाँ रुकने की कोशिश की तो बेमौत मारे जाओगे। अशोक ने जैसे ही इधर उधर देखा तो उसके सामने एक अजीबोगरीब मनुष्य खड़ा हुआ उसे ही घूर रहा था। अशोक ने देखा कि उसका सर एक शेर का था और धड़ एक इंसान का। अरे, ये विचित्र मनुष्य कौन है? इसका सर तो एक शेर का है और धड़ एक इंसान का। ओह, इसका मतलब मैं नीलगिरी के जंगल में ही खड़ा हूँ। इतना बोलकर अशोक फिर से अपने घोड़े को दौड़ाने का प्रयास करने लगा, मगर उसका घोड़ा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तभी वो विचित्र मनुष्य अशोक से बोला, तुम्हारा घोड़ा इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जानवर खतरे को पहले ही भांप लेते हैं, और अगर वो डर गया है तो इसका मतलब है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुम्हें अपने घोड़े से सीख लेनी चाहिए। इतना बोलकर विचित्र मनुष्य अशोक की ओर बढ़ने लगा। अचानक अशोक अपने घोड़े से उतर गया और तलवार निकालते हुए उस विचित्र मानव से बोला, देखो, मैं उनमें से नहीं हूं जो तुम्हें देखकर डर जाऊं। मैं अपने लक्ष्य के लिए यहां आया हूं और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अशोक की चेतावनी सुनकर विचित्र मानव गुस्से से बोला, तुम बात को समझ नहीं रहे।
और मुझे समझना भी नहीं है। मुझे नीलगिरी के जंगल से वो नीला पुष्प चाहिए। ये सुनकर अचानक से उस विचित्र मानव के चेहरे पर डर झलकने लगा। तुम जानते भी हो तुम क्या कर रहे हो? तुम जिस नीले पुष्प की बात कर रहे हो वो नीला पुष्प यहाँ से कुछ दूर एक गुफा में मिलेगा, लेकिन ध्यान रहे उस नील पुष्प की रक्षा एक राक्षस और उसकी पुत्री करती है। अगर तुम वहां गए तो तुम वैसे भी मारे जाओगे। ये तुमने बहुत अच्छा किया जो मेरा काम आसान कर दिया। अब मुझे पता है कि मुझे किस तरफ जाना है, वरना इस घने जंगल में भटकते भटकते न जाने मुझे कितनी देर लगती। इतना बोलकर अशोक वहां से भाग गया। वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। लगता है ये वही गुफा है जिसकी बात उस विचित्र मानव ने की थी। मुझे इस गुफा के अंदर जाना चाहिए। कुछ ही देर में अशोक उस गुफा के अंदर खड़ा था। गुफा के अंदर का दृश्य देखकर अशोक आश्चर्य में पड़ गया। अशोक ने देखा कि उस गुफा के अंदर एक राक्षस बैठा हुआ था और उसके ठीक बगल में एक युवती सो रही थी, जिसका सर भी शेर का था और धड़ स्त्री का। उसके हाथ में एक नीला पुष्प रंग बिरंगी किरणों से चमक रहा था। अशोक बड़ी फुर्ती से उस युवती के पास चला गया और तुरंत उसके हाथ से वो नीला पुष्प छीन लिया। ऐसा करते ही वो स्त्री तुरंत उठकर खड़ी हो गई। स्त्री के उठते ही वो राक्षस अशोक को घूरने लगा। मूर्ख इंसान, वो पुष्प मेरे हवाले कर दे। वाह, इसी पुष्प को लेने के लिए मैं खतरों से खेलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं ये पुष्प तुम्हारे हवाले कर दूं? नामुमकिन। मैं ये पुष्प किसी भी कीमत पर तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। वाह, तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। इतना बोलकर अशोक वहां से दोबारा भाग गया। कुछ ही देर में वो अपने घोड़े के करीब खड़ा था, मगर अब वहां पर सन्नाटा था। लगता है वो विचित्र मानव यहां से चला गया है। अब मुझे यहां समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर क्षण महत्वपूर्ण है। मुझे तुरंत राजमहल की ओर बढ़ना चाहिए। इतना बोलकर अशोक अपने घोड़े पर बैठ गया और राजमहल की ओर चल दिया। कुछ ही देर में अशोक राजमहल के अंदर खड़ा था। अशोक के हाथ में नीला पुष्प देखकर राजकुमारी सुलेखा मुस्कुराते हुए अशोक की ओर देखकर बोली, लाओ अशोक, ये नीला पुष्प मुझे दे दो। राजकुमारी, ये नीला पुष्प मैं खतरों से खेलते हुए सिर्फ आपके लिए ही लेकर आया हूँ। ये लीजिए। इतना बोलकर अशोक ने वो नीला पुष्प राजकुमारी सुलेखा को दे दिया। पुष्प को पकड़ते ही राजकुमारी सुलेखा के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ गई। अचानक वो अपने सैनिकों की ओर देखकर बोली, सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे और जाकर कारागार में डाल दो। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा और राजा विक्रम की ओर देखने लगा, जो रहस्यमयी अंदाज में अशोक की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। महाराज, ये सब क्या है? मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? मैंने क्या कर दिया? ये जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारी सोच से परे है। इतना बोलकर राजा विक्रम अपने सैनिकों से बोला, सैनिकों, राजकुमारी सुलेखा ने जो कहा उसे करो, ले जाओ इसे। सैनिकों ने अशोक को कारागार में डाल दिया। अशोक कारागार में खड़ा खड़ा ये सोच ही रहा था कि तभी वहां पर राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा आ गए। अशोक उन दोनों को
वो चक्का होकर देखने लगा। अचानक अशोक ने देखा कि राजा विक्रम एक राक्षस में परिवर्तित हो गया और राजकुमारी सुलेखा उसी युवती की तरह परिवर्तित हो गई, जिसका मुंह शेर का और धड़ इंसानों जैसा था। अचानक ही वो विचित्र युवती मुस्कुराते हुए अशोक से बोली, मूर्ख मनुष्य, तू जिस नीलगिरी जंगल में रहने वाले राक्षस से मिलकर आया है, वो कोई असली राक्षस नहीं है, बल्कि वो इस राज्य का असली राजा है, राजा विक्रम है। और जिस युवती का मुंह तूने शेर जैसा देखा था, वो असली राजकुमारी सुलेखा है। ये सुनकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी राक्षस अशोक की ओर देखकर बोला, तुझे क्या लगता था कि तुझे ये पुष्प लाने के लिए भेजा गया था? अरे मूर्ख, हमें इस नीले पुष्प की तलाश वर्षों से थी। अब अमावस्या की रात को इस नीले पुष्प को खाकर मैं और मेरी पुत्री इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि फिर कोई भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। और फिर हम ना सिर्फ इस राज्य में बल्कि पूरे संसार में राज करेंगे। इतना बोलकर वो राक्षस राजा विक्रम में परिवर्तित हो गया और उसकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा में परिवर्तित हो गई। वो दोनों तेज कदमों से कारागार से बाहर निकल गए। अशोक उदास होते हुए खुद से बोला, हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कितना अनमोल पुष्प लाकर इन राक्षसों के हवाले कर दिया। ये क्या किया मैंने, क्या कर दिया मैंने? कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। अशोक ने इतना कहा ही था कि तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु प्रकट हो गया जो अशोक को जंगल में मिला था। साधु को देखकर अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम जानते ही नहीं थे कि महाराज और उनकी पुत्री के रूप में राक्षस रह रहे थे। साधु महाराज, क्या ये बात आप पहले से जानते थे? हाँ, इस रहस्य को केवल मैं ही जानता था। साधु महाराज, आखिर ये क्या रहस्य है? राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा नीलगिरी के जंगल में कैसे पहुंचे और वो राक्षस और राक्षसनी में कैसे परिवर्तित हो गए? और ये दोनों असली राक्षस और राक्षसनी यहां पर आ कैसे गए? कुछ समय पहले महाराज विक्रम अपनी पुत्री राजकुमारी सुलेखा के साथ जंगल की सैर पर गए थे। जंगल में राजकुमारी ने जिद करी कि वो नीलगिरी के जंगल को देखना चाहती है। महाराज अपनी पुत्री की जिद के आगे झुक गए और ना चाहते हुए भी राजकुमारी सुलेखा को नीलगिरी के जंगल में ले गए। जब वे जंगल में पहुंचे तो राजकुमारी सुलेखा को एक विचित्र पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर कई रंग बिरंगे नीले फूल लगे हुए थे। राजकुमारी सुलेखा का मन सोने की तरह शुद्ध था, इसलिए उन्होंने एक नीला पुष्प तोड़ लिया। हालांकि उस नीले पुष्प को तोड़ना इतना आसान कार्य नहीं था। जैसे ही उन्होंने पुष्प को तोड़ा, अचानक से वहां एक राक्षस और एक राक्षसनी आ पहुंचे। वे दोनों पिता पुत्री थे और वे जानते थे कि उस नील पुष्प के कारण वे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सकते थे। राक्षस ने राजकुमारी सुलेखा को डराकर उस पुष्प को लेने का प्रयास किया। मूर्ख राजकुमारी, तुम जानती भी हो तुमने जो नीला पुष्प तोड़ा है वो कोई साधारण फूल नहीं है। इसे हमें दे दो, इससे पहले कि तुम्हारी मौत निश्चित हो जाए। दे दो। ये पुष्प मैंने देखा और इसे अपने हाथों से तोड़ा है। ये पुष्प मेरा है और मैं तुम्हें इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगी। मूर्ख बालिका, तुम जानती नहीं कि तुम किससे भिड़ रही हो। इस नीले पुष्प को खाकर हम अजय हो जाएंगे और फिर तुम्हारे इस पूरे राज्य पर
हमारा राज होगा। तुम चाहे जितना डराओ, मैं तुम्हें ये पुष्प नहीं दूंगी। मेरे पिता के रहते हुए तुम हमसे ये पुष्प नहीं छीन सकती। अगर तुमने हमें ये पुष्प नहीं दिया तो मैं और मेरी बेटी तुम्हारे पिता और तुम्हें इस संसार से मिटा देंगे। तुम समझ रही हो ना कि हमारे पास कितनी शक्तियां हैं। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मेरे पिता मेरे साथ हैं और हम तुम्हारे हर प्रहार का सामना करेंगे। तुम्हारी जिद तुम्हें महंगी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास कोई चारा नहीं बचा। फिर राक्षस और उसकी पुत्री ने अपने जादू की शक्ति से महाराज और राजकुमारी को अपने ही रूप में परिवर्तित कर दिया और उन दोनों का रूप लेकर उनके ही महल में रहने लगे। आप इस बारे में इतना कैसे जानते हैं साधु महाराज? क्योंकि जब यह घटना हुई थी, मैं उसी समय एक घने वृक्ष के पीछे इस घटना को देख रहा था। मैं चाहकर भी राक्षस और राक्षसनी का मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। साधु महाराज, जब मैं नीलगिरी जंगल में पहुंचा तो मैंने वहां एक अजीबोगरीब इंसान को देखा। उसका सिर शेर का था, लेकिन धड़ इंसान का था। वो कौन था? कहते हैं कि उस जंगल में पहले मनुष्य भी रहा करते थे, लेकिन जब से राक्षस और उसकी पुत्री ने उस जंगल में कदम रखा है, तब से वो पूरा जंगल श्रापित हो गया है और उस श्राप के कारण जंगल में रहने वाले सभी मनुष्य असामान्य रूपों में परिवर्तित हो गए हैं। अब केवल राक्षस और राक्षसनी की मौत ही उन सभी विचित्र मनुष्यों को उनकी असली रूप में ला सकती है। ओ साधु महाराज, ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं नहीं चाहता कि राक्षस और उसकी पुत्री का शासन पूरे संसार में हो। अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों तो संसार के सारे मनुष्यों को खा जाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा अशोक। तो साधु महाराज, मुझे बताइए कि उन्हें कैसे रोका जा सकता है? अशोक, मेरी बात ध्यान से सुनो। नीलगिरी जंगल में एक पेड़ और भी है जिस पर लाल पुष्प उगे हुए हैं। तुम्हें उस पेड़ से एक लाल पुष्प तोड़ना होगा और उसे महाराज और उनकी पुत्री, जो अब राक्षस और राक्षसनी के रूप में हैं, उन्हें आधा आधा खिलाना होगा। ऐसा करते ही महाराज और उनकी पुत्री अपने असली रूप में आ जाएंगे। जब वे असली रूप में होंगे तब उन्हें अपने बहरूपियों यानी असली राक्षस और राक्षसनी से सामना करना होगा, और जैसे ही उन दोनों का आमना सामना होगा तभी तुरंत असली राक्षस और राक्षसनी जलकर राख हो जाएंगे, क्योंकि लाल पुष्प की शक्ति महाराज और राजकुमारी के भीतर होगी और लाल पुष्प की शक्ति के आगे उस नीले पुष्प की शक्ति कुछ भी नहीं है। मगर ये काम तुम्हें जल्द से जल्द पूरा करना होगा, क्योंकि कल अमावस की रात है और राक्षस और राक्षसनी को अमावस की रात का ही इंतजार है, क्योंकि अमावस की रात को वे दोनों उस नीले पुष्प को खा लेंगे। अगर उन दोनों ने उस नीले पुष्प को खा लिया तो उनकी शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि फिर उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसी बात है साधु महाराज, तो मैं उस लाल पुष्प को तोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। परंतु मैं चाह कर भी उस लाल पुष्प को तोड़ नहीं सकता, क्योंकि मुझे यहां इन सलाखों के अंदर कैद कर दिया गया है। क्या करूं मैं? अशोक, तुम्हारे इरादे नेक हैं, लेकिन ये जान लो कि उस पेड़ से लाल पुष्प को तोड़ना इतना आसान नहीं है। उस पुष्प को केवल वही व्यक्ति तोड़ सकता है जिसका मन सोने की तरह शुद्ध हो और जिसके हृदय में किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना न हो। अगर उस व्यक्ति के अंदर जरा सी भी बुराई की भावना हुई तो लाल पुष्प तोड़ने के बाद ही वो व्यक्ति मौत की आगोश में समा जाएगा। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है साधु महाराज, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। मैं बस महाराज और राजकुमारी सुलेखा को वापस उनके असली रूप में लाना चाहता हूं।
तो फिर ठीक है, मैं अपनी शक्तियों का प्रयोग कर तुम्हें सीधे उस पेड़ के पास पहुंचा देता हूं। इतना बोलकर साधु की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और अचानक ही अशोक वहां से गायब हो गया। अगले ही पल उसने खुद को नीलगिरी जंगल के उस पेड़ के पास पाया जिस पर लाल पुष्प लगे हुए थे। जब अशोक ने उस पेड़ से एक लाल पुष्प तोड़ने की कोशिश की तो अचानक ही पेड़ से एक आवाज आई। जो भी मनुष्य मेरे लाल पुष्प तोड़ने की हिम्मत करता है तो उस मनुष्य की कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। अगर तुम सच में मरना चाहते हो तो ये लाल फूल तुम ले जा सकते हो। मुझे अपने जीवन की कोई परवाह नहीं है। अगर मेरे मरने से पहले महाराज और उनकी पुत्री राजकुमारी सुलेखा अपने असली रूप में वापस आ सकते हैं और राक्षस और राक्षसनी जलकर राख हो सकते हैं तो ठीक है, मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। इतना बोलकर अशोक ने उस पेड़ से लाल पुष्प तोड़ लिया। तुम्हारा मन वाकई सोने की तरह शुद्ध है मनुष्य, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जाओ और जाके सब ठीक कर दो। अशोक तुरंत ही वहां से निकल पड़ा और कुछ ही देर में उस गुफा की ओर आ पहुंचा जहां पर राजा विक्रम और उसकी पुत्री राक्षस और राक्षसनी के रूप में थे। अशोक तुरंत उन दोनों की ओर देखकर बोला, मुझे क्षमा कीजिए महाराज और राजकुमारी, मुझे नहीं पता था कि राक्षस के रूप में यहां पर आप दोनों हैं। मैं आपके लिए ये लाल पुष्प लेकर आया हूं। जैसे ही आप दोनों ये लाल पुष्प खाएंगे तो आप अपने असली रूप में आ जाएंगे। इतना बोलकर अशोक ने वो लाल पुष्प आधा राजा विक्रम को दे दिया और आधा राजकुमारी सुलेखा को दे दिया। उन दोनों ने जैसे ही उस पुष्प को खाया अचानक से वो दोनों अपने असली रूप में परिवर्तित हो गए। तुम वाकई बहुत ज्यादा बहादुर हो अशोक। जब तुम पहली बार यहाँ पर आए थे तब मैंने तुम्हें गलत समझा था। महाराज, अब आपको और राजकुमारी को जल्द से जल्द महल की ओर चलना होगा। जब तक आप दोनों महल में उन दोनों का सामना नहीं करेंगे तब तक वो दोनों नहीं मरेंगे। राजकुमारी सुलेखा अपने पिता से बोली, पिताजी, तब तो हमें तुरंत महल की ओर बढ़ना होगा। वो तीनों गुफा से बाहर आ गए कि तभी वहां पर वही विचित्र मानव आ पहुंचा। अशोक उस विचित्र मानव की ओर देखकर बोला, मैं जानता हूं कि तुम किसी समय में बिल्कुल सही थे। उस राक्षस के यहां आने के कारण तुम शापित हो गए। तुमने सही कहा और तभी से हम इस जंगल में छुप कर रहते हैं ताकि कोई मनुष्य हमें देखकर डर ना जाए। चिंता मत करो, उस श्राप के खत्म होने का समय आ चुका है। बहुत जल्द राक्षस और उसकी पुत्री का अंत हो जाएगा, जिसके बाद तुम आजादी से फिर कहीं भी घूम फिर सकते हो। ठीक है? अशोक राजा विक्रम और उसकी पुत्री को राजमहल की ओर लेकर आ गया। जैसे ही वो दोनों राजमहल के अंदर पहुंचे तभी अचानक राक्षस और राक्षसनी, जो कि राजा विक्रम और राजकुमारी सुलेखा के रूप में थे, अचानक उनके शरीर में आग लग गई और कुछ ही देर में वो जलकर राख हो गए। उनके राख होते ही नीलगिरी जंगल का लगा हुआ श्राप खत्म हो गया और वो विचित्र मानव अपने असली रूप में आ गया। तभी वहाँ पर वही साधु प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए राजा विक्रम और उसकी पुत्री सुलेखा को सारी घटना बताते हुए बोला, महाराज, ये सब अशोक की बहादुरी की वजह से हुआ है। अगर अशोक ने साहस नहीं दिखाया होता तो आप और आपकी पुत्री हमेशा के लिए राक्षसों के रूप में फंसे रहते और इस संसार पर राक्षस और राक्षसनी का शासन हो चुका होता। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और राजा विक्रम खुश होते हुए अशोक से बोला, मुझे तुम्हारे जैसे बहादुर युवक को अपना दामाद बनाने में बहुत प्रसन्नता होगी। मैं हमेशा से तुम्हारे ही जैसे किसी वीर युवक से विवाह करना चाहती थी। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? अशोक ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी।
कुछ ही दिनों में अशोक का विवाह राजकुमारी सुलेखा के साथ संपन्न हो गया। परंतु वो सब इस बात से अनजान थे कि राक्षस और उसकी पुत्री अभी भी जिंदा है और राजा से बदला लेने का सही समय ढूंढ रहे हैं। हाँ, राजा और अशोक को इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ।